हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। तो आज मैं आपके बीच बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बड़ी ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ। तो पिछले लेक्चर में यानी इससे पहले मैंने अभी जस्ट आप लोग का क्लास 12 का प्रिपरेशन करा रहे थे, उसमें केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर लास्ट किए थे। और आज आपको आपके बीच हम सॉल्यूशन यानी विलियन के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेबस में बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। आपके सिलेबस में क्या हो गया है? बदलाव किया गया है। यानी कुछ आपके सिलेबस में बदलाव होने की संभावनाएं बनी हुई है। आपको बता दें कि कुछ पार्ट जो यूपी वाले बच्चे हैं, यूपी वाले बच्चे जान ले कि ये आपको स्टेट बोर्ड का कहानी है। स्टेट बोर्ड वाले बच्चे के विषय में मैं बता रहा हूँ। सीबीएसई बोर्ड का तो बदलाव हुआ ही था, आप लोग जानते थे। स्टेट बोर्ड वाले हिंदी में बहुत सारे चीज़ों को घटाया बढ़ाया गया है। या आपके जानकारी में होगा, नहीं होगा तो आप अपने साइट पे जाके आप देख सकते हैं। और बहुत कुछ अगर विस्तृत जानकारी होगा तो वो आपको बताया जाएगा। संभावनाएं इसलिए है क्योंकि इसके बाद आपको हो सकता है कि कहीं बिहार बोर्ड वाले जो सिलेबस आपका बिहार बोर्ड वाला का हो। अभी तक कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन संभावनाएं बनती है कि इसमें भी कुछ संभावना है। बहुत कुछ उलटफेर हो रहा है, तो संभावनाएं हैं कि कहीं हो ना हो, इसमें कुछ बदलाव हो। जैसा कि मैं अनुमान लगाता हूं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमको कहीं से कुछ जानकारी मिला है, ठीक है। संभावनाएं हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव देखे हैं। तो जब जब होता है तो थोड़ा बहुत सब जगह होते रहता है, तो ये भी संभावनाएं जाहिर किया जाता है। और आपको नहीं होता है तो आपको 2024 में आपके प्रश्न कैसे आएंगे, ठीक है, और इससे पहले कैसे आया था और कैसे आ रहा था, और 2024 में आपके प्रश्न कैसे आएंगे, मैं उसका आज आपके बीच चर्चा करूंगा। और जितने पूछे गए अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपको बोर्ड के, वो सारे बोर्ड के क्वेश्चंस हम आपके बीच इस चैप्टर का लेके आए हैं। क्योंकि पार्टिकुलर अभी हम ये चैप्टर बहुत जल्द ही हाल फिलहाल तुरंत ख़त्म किए थे, तो इसके पहले क्वेश्चंस कर लेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। क्या होगा, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारे पास विलियन से संबंधित जो क्वेश्चन है, जो आपके इतने यानी 2024 में यदि आप बोर्ड में 90% प्लस मार्क्स ऑब्टेन करना चाहते हैं, 90% प्लस मार्क्स अगर ऑब्टेन करना चाहते हैं तो आपको अभी ही ज्वाइन कर लेना चाहिए शारदा क्लासेस, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो पढ़ाने का तरीका है आपको जो दिया गया है, आप देख भी रहे होंगे और आगे भी देखेंगे। तो 90% प्लस स्कोर करना है तो शुरू से लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। विद इन 5 मंथ्स यानी 5 मंथ्स के अंदर, फिर 5 मंथ्स के अंदर हम लोग आराम से बिल्कुल इजी वे से 90% प्लस स्कोर कर सकते हैं। नो डाउट कि नहीं किया जा सकता है, लेकिन करना वही होगा। कैसे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और हमारे साथ कंटिन्यू आप बने रहेंगे तो लगभग हम इस पोजीशन पर आराम से पहुंच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसका नींव और शुरुआत आज से ही डाल देते हैं। आज से ही डाल दीजिए और आज ही ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए, दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि मुझे किसी भी कीमत पर इतना परसेंटेज ऊपर अगर कोई दूसरा टॉप कर सकता है तो प्रत्येक पर्सन अपने आप में अल्टीमेट होता है, बिल्कुल यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। उसका कंपैरिजन दूसरे से नहीं हो सकता है। तो दूसरा कोई टॉपर हो सकता है तो हम भी हो सकते हैं। नो डाउट कहीं से कोई फैक्टर नहीं बीच में आ सकता है। लेकिन कब? जब आपको मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे कीजिएगा। तब जिस ढंग से पढ़ना चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए, किस ढंग से हम लोग अभी से फॉलो करेंगे किस नियम को, वो 90% आप आसानी से क्रॉस कर जाए। कम समय में बेहतर कुछ करने के लिए आपको ज्वाइन करना होगा शारदा क्लासेस। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और चलिए आगे बढ़िए और 2024 के लिए प्रिपेयर हो जाइए। और उसका पहला नींव और पहला क्वेश्चन, उसका पहला जड़ आपके सामने रखा हुआ है। देखिएगा क्या क्वेश्चन कहता है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलीय विलयन में किसका क्वथनांक बिंदु सबसे अधिक है। यानी देखिए, आपको पढ़ने और पढ़ाने आप कहीं भी पढ़े होंगे, तरीका आपको सब चीज़ नज़र आएगा। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं, चाहे वो बोर्ड के बच्चे हो या अदरवाइज किसी भी कंपटीशन के बच्चे हो, उसमें कुछ नहीं। आप हमारे एक लेक्चर को शुरू से लास्ट तक कंटिन्यू देखिए, उसके बाद हमें कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको, ठीक है। कैसा लगा, अच्छी बातें हो सकता है हम खराब भी पढ़ाते हो, अच्छा भी पढ़ाते हो, बुरा भी हो सकते हैं, सब में
निगेटिव पॉजिटिव दोनों गुण पाया जाता है। लेकिन आपको अगर लगेगा कि नहीं यहाँ पर बहुत गलत कुछ हो रहा है तो आप तुरंत कमेंट कीजिएगा, उसको बिल्कुल सुधार दिया जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि निम्नलिखित जलीय विलयन में एक्वस सॉल्यूशन दिया गया है जिसका क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच सब्सटेंस हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। और ये आपको बिहार बोर्ड में 2015 में पूछा है, 13 में भी पूछा था, ये क्वेश्चन आपको 2007 में भी पूछे हुए हैं, 3-4 बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग आंख बंद करके टिक नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बीमारी हमारे में यही है कि रट्टा मार के हम लोग आंख बंद करके टिक करते हैं। वैसे आपको संभावनाएं हैं तो वैसे आपको सैम्पल पेपर, मॉडल पेपर, ये बहुत कुछ आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशंस आ गए हैं कि उसमें टाइपिंग में ये सब चीज़ में बहुत मिस्टेक होता है, तो बच्चा जानबूझ के गलत पढ़ के गलत टिक करता है। ऐसा हम लोग को नहीं करना है। तो पहले तो आपको ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैं आपको सेलेक्ट करके बताता हूँ कि यहाँ पर ग्लूकोज दिया हुआ है, तो ग्लूकोज है क्या, तो ग्लूकोज बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये आपको नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट यानी ये आपको न केटायंस में टूटेगा न ही एनायंस में टूटेगा। ये भी आपके क्या होते हैं, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ये भी आपके क्या होते हैं, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स उसको कहा जाता है जो आसानी से न डिसोसिएट हो सकता है और न एसोसिएट हो सकता है, न ही आसानी से वो विखंडित होगा और न ही संयोजित होगा। ठीक है, वो आयंस और केटायंस के फॉर्म में आसानी से, चार्ज के फॉर्म में, आवेश के फॉर्म में नहीं टूटेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, उसी को नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो वैसा ही हमारा ग्लूकोज है और वैसा ही हमारा सुक्रोज है। ग्लूकोज का आपको ये क्वेश्चन है, मैं कुछ और बता दूं कि C6H12O6 जो आपका होता है, ये इसका केमिकल फार्मूला होता है। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऐसा भी ऑब्जेक्टिव आपको आएगा या मास निकालने के लिए कहीं ना कहीं यूज तो आएगा ही, आता ही है। ठीक है, मैंने बहुत जगह पढ़ाया है। C12 हो गया, H22 हो गया, वो आपका C12H22O11 हो गया। इसका मॉलिकुलर मास आपको 342 होता है। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट या ग्राम में लिखिएगा तो इतना, और इसका कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, ये आपको जानकारी में होना चाहिए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में, अनआयनिक के कंपैरिजन में या नॉन आयनिक के कंपैरिजन में जो आयनिक होते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, काहे होगा, वो अभी हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर ये जो आपको NaCl दिया गया है, ये आपको इलेक्ट्रोलाइट्स है। ये आपको क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स है। ये आसानी से आयंस के फॉर्म में टूटेगा। ठीक है, और ये भी CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड जो है, ये भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स है। ये आपके क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स है, नो डाउट। ये आप जानते होंगे कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब आप देखेंगे क्या, जैसे मैंने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था, 4 अनुसंख्य गुण हम लोग पढ़े थे, 4 कोलाइडी गुण हम लोगों ने पढ़ा था। पहला कोलाइडी गुण हमारे पास क्या था, P0 - P अपॉन P0 इज P0 बराबर क्या, मोल फ्रैक्शन, यानी क्या, विलय का मोल फ्रैक्शन ऑफ B, यानी क्या, विलय के मोल प्रभाज के सीधा समानुपाती होता था। ये आपको पहला पढ़े थे, इसको हम लोग बोले थे रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। और इसी को क्या कहा गया था, सापेक्षिक रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी सापेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, ये पहला था। हमारे पास दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, कि दूसरा हमने पढ़ा था कि डेल TB जो होता है, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो KB और गुने M के बराबर होता है। KB गुने M के बराबर होता है। इसको पढ़े थे कि इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था। तीसरा हमारे पास था डेल TF जो होगा वो किसके बराबर होगा, KF गुने M के बराबर। और इसको हम लोग बोले थे क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर लॉरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। और एक हमारे पास क्या था, पाई बराबर MRT था। और इसको हम लोग बोले थे क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको क्या बोले थे, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब। ये 4 अनुसंख्य गुण और कोलाइडी गुण हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो ये चारों के चारों नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में पढ़े थे, जैसा कि पहला और दूसरा ऑप्शन का था। और लास्ट में हमने एक टॉपिक पढ़ा था वान टॉप फैक्टर, वान टॉप का गुणज। एक टॉपिक हमने पढ़ा था वान टॉप फैक्टर, वान टॉप का गुणज। और वान टॉप का गुणज जब पढ़े थे तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन होने के बाद मैंने उसमें बताया था कि आपका कोलाइडी गुण जो होता है या अनुसंख्य गुण जो होते हैं, वो ऐसे गुण होते हैं जो विलयन में उपस्थित विलय का जो
संख्या होता है, विलय का जो संख्या होते हैं, यानी विलय के कणों का जो संख्या होगा, चाहे वो मोल में हो, परमाणु में हो, अणु में हो, आयंस में हो, उस पर सीधा निर्भर करता है, उस पर उसके सीधा समानुपाती होता है। यानी विलय के मोलों का संख्या बढ़ा दीजिए, विलय के कणों का संख्या बढ़ा दीजिए, आयंस का बढ़ा दीजिए, अणु का बढ़ा दीजिए, नहीं परमाणु का बढ़ा दीजिए, तब आपका कोलाइडी गुण बढ़ जाता था, नहीं। और जब वो गुण बढ़ता घटता कैसे है, तो जब हम इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ऑब्वियसली समझ में आएगा कि NaCl जो आपका है वो इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर का है। जैसे ही इसको एक्वस फॉर्म में आप ले जाएंगे द्रवित रूप में, तो ये Na+ में टूट जाएगा और ये किस में टूट जाएगा, और Cl- में टूट जाएगा। ये एक्वस फॉर्म में आपको आसानी से ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो जब ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पर वन टॉप गुणज जो आई होता है, वन टॉप गुणज, यानी वन टॉप गुणज जो वन टॉप फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा था, तो वन टॉप गुणज जो होता है, वन टॉप फैक्टर, वो वन टॉप फैक्टर आपको आई होता है। वन टॉप फैक्टर क्या होता है, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई का मान यहाँ चेंज कर जाता है। पहले यहाँ पर इसको बैलेंस कीजिए, तो ये आपका 1 है, तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, यानी तीनों आपका बैलेंस हो गया। क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बैलेंस आपको पहले करना है। अब जब आप देखिएगा तो यहाँ NaCl कितना था, एगो था। NaCl आपको क्या था, एगो था। NaCl कितना था आपका, एक था, ठीक है। अब NaCl जो है इसका 100% क्या करवा देते हैं, 100% यहाँ पर डिसोसिएशन करवा देते हैं। यहाँ पर जो वियोजन करवाएंगे या विघटन करवाएंगे वो 100% करवाएंगे। टोटल का टोटल NaCl को अगर हम तोड़ देते हैं, यहाँ पर पार्शियल नहीं दिया हुआ है, तो 100% करवाएंगे। तो आपका NaCl ये एगो था, एगो Na+ बन गया और एगो Cl- बन गया। तो बना कितना, तो 2 गो। पहले NaCl 1 कण था, अब कितना हो गया, 2। तो आई का जो वैल्यू आपका डिसोसिएशन में आएगा वो आपको कितना आएगा, वो आपको पता होना चाहिए कितना आएगा। तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 1 + 1, जो इधर दिया हुआ है 1 + 1, और पहले कितना 1 था, तो ये 2 आ गया। तो आई का मान आपको ग्रेटर देन 1। ये केस में हमेशा ऐसा हम कई एक बार आप लोग को बताए हैं। तो यहाँ पर आई का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। सेम कंडीशन आपको इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है तो CaCl2 में होगा। ClCl2 को आप अगर ले जाइएगा एक्वस फॉर्म में, ठीक है, एक्वस फॉर्म में इसको लीजिएगा, तो ये भी आपका टूट जाएगा Ca2+ में, आपको 2Cl- में ये भी टूटेगा। दोनों के दोनों किस फॉर्म में होंगे, तो दोनों के दोनों एक्वस फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे, एक्वस फॉर्म में होंगे। अब जब इसको आप बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ पर ये 1 ठो है, यहाँ पर ये 1 ठो है, और ये क्या कितना दिया हुआ है, तो 2 ठो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। ये 1 और यहाँ 2 है। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसका पहले कितना कण था, तो 1 ठो। ये जब एगो टूटा तो एगो Ca2+ को बनाया, कितना Ca2+ आयन कितने बने, 1 बने, और Cl- आयन कितना बन गया, तो 2 बन गया। अब आई का मान निकालिएगा, तो 1 कण टूटने के बाद विलय का 1 कण जो है, या विलय का 1 मोल CaCl2 टूटा है, तो 2 मोल क्या बनाया है, Ca2+ 1 मोल बनाया है और 2 मोल Cl- का फॉर्मेशन किया। तो ये कण कितने हो गए, बाद में 3 हो गया। तो ये बढ़ गया, तो कोलाइडी गुण भी इसका बढ़ जाएगा। कैसे, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 + 2 हो गया, और इधर कितना था 1, तो ये कितना आ गया, 3 आ गया। तो आई का मान यहाँ पर भी आपने देखा कि आई का मान 1 से क्या आया है, ज़्यादा आया। तो दोनों केस जो आपको हमने दिखाया, दोनों केस में आई का मान 1 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये आई पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, आई पर। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाले जो पहले होंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाला होगा उसका कम होगा, चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे वो फ्रीजिंग पॉइंट हो, या रिलेटिव लॉरिंग इन ऑस्मोटिक, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर हो, यानी सापेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन हो, या फिर परासरण दाब हो, ठीक है। जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाला होगा उसका कम होगा और इलेक्ट्रोलाइट वाला का ज़्यादा होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट वाला में जो डिसोसिएशन करेगा, यानी जो विघटित होगा, जिसमें पार्टिकल्स का विलय के कणों का संख्या बढ़ेगा, उसमें विघटन में बढ़ता है, जनरली बढ़ने ही का काम करता है। एक पार्टिकल से तोड़िएगा तो कम से कम टूटने के बाद 2 में बदलेगा, तो 1 तो बढ़ ही गया ना, 3 में बदलेगा तो 2 बढ़ गया। तो ये बढ़ेगा, तो बढ़ने के बाद हमारे पास एक नया फॉर्मूला आया था, क्या, तो इतना गुने आई। यहाँ पर भी आई से गुना हो गया था, यहाँ पर भी आई से हो गया था, और यहाँ पर भी आई से हो गया था, यहाँ पर आई से हो गया था। तो ये चारों फॉर्म आपको मॉडिफाइड हो गए थे, किसके हिसाब से, वन टॉप फैक्टर का जब कंडीशन आया था। क्योंकि वन टॉप ने बताया था कि हमेशा इलेक्ट्रोलाइट जो हो, हमेशा विलय जो होगा वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही होगा, नॉन आयनिक ही होगा, ऐसा संभव नहीं है, हमेशा नहीं होगा। जब आयनिक विलयन लेते हैं, आयनिक विलय जब उसमें पाए जाएंगे, जो आसानी से आयंस के फॉर्म में टूटे या उसके आयंस आसानी से जुटने का काम करने लगे, तो परिवर्तन होगा, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। तो आपका इसमें कितना हो गया, तो सब में आई से गुना कीजिएगा। तो मान लो कि आई से गुना करेगा तो 2 से गुना करेगा 3 से, तो दोनों में आप देखिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, आई का मान इसमें ज़्यादा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा,
डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो हमको बॉइलिंग पॉइंट का कहानी था। तो केबी तो बॉइलिंग पॉइंट, अगर मान लीजिए एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, वहाँ अगर वाटर होगा तो केबी का मान वाटर का हम लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं 0.52 के समथिंग आता है नहीं केबी का मान। और उसके बाद केल्विन केजी पर मोल हो जाएगा। अब मास जो आपका लीजिएगा केबी या गुने एम दिया हुआ है तो एम डाल दीजिए मोलरिटी का, और आई का जो टर्म आपको दिया गया है तो ये आई का टर्म ही डिसाइड करेगा कि किसका कोलाइडी गुण जो होगा अधिक होगा और किसका कोलाइडी गुण जो होगा वो कम होगा। तो आई का मान चारों में जब देखिएगा तो इन दोनों का तो है ही नहीं, इसमें ज़्यादा किसका होगा, तो 4 वाला का होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, कहता है कि समानांतर ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। मैंने मोल कॉन्सेप्ट आप लोग को पढ़ाया है, मोल कॉन्सेप्ट जाके देखिए, आराम से समझ में आएगा। मोल कॉन्सेप्ट में सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया गया है। मोल कॉन्सेप्ट का पूरा कंटेंट आपको सिंगल शॉट में डाल दिया गया है, 1 शॉट में सारे आपको पढ़ा दिए गए हैं। वहाँ पर जाके देखिएगा तो 1 मोल में जो वॉल्यूम पाया जाता है जिसको हम लोग मोलर वॉल्यूम बोलते हैं, और वो मोलर वॉल्यूम किसके बराबर होता है, तो वो मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर के बराबर होगा। कितना के बराबर, 22.4 लीटर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ज़्यादा जानकारी लेना है कैसे आया क्या आया, तो आपको सीधा कहाँ जाना है, मोल कॉन्सेप्ट पे जाना है, वहाँ एक एक कॉन्टेंट को तोड़कर रख दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एमेडियो एवोगाड्रो का कहानी है, जो इटाली का साइंटिस्ट था। इमाडियो एवोगाड्रो Na बराबर होता है, तो एवोगाड्रो संख्या किसके बराबर होता है, आपको 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, अच्छा माइनस में था ये नहीं होगा, 10 टू दी पावर 23, ये आपको यहाँ पर नहीं है, ये 23 ऊपर है, ये 24 आपको यहाँ है, मिस्टेक कर दिया है प्रिंटिंग में, ये आपको -23 ऊपर लिखा गया है, और ये तो यही था। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Na का मान कितना हो जाता है, ये निकाला कैसे जाता है, कहाँ से आया कैसे निकाला गया, तो ये सारा कहानी आपको कहाँ जाके देखना है, तो सीधे आप मोल कॉन्सेप्ट पे जाइए और वहाँ देखिएगा सारा कहानी तोड़ तोड़ के निकाला गया है कि Na का मान इतना ही आएगा। तो क्यों आएगा, या आप वहाँ जाइएगा तो आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि इसका मान इतना ही क्यों होगा। ठीक है, इसको एवोगाड्रोज नंबर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सो देखिए क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया H2 गैस और I2 गैस दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है आपके पास कि H2 गैस है, हाइड्रोजन गैस को जब हाइड्रोजन गैस को आयोडीन गैस के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो क्या बनता है। H2 का रिएक्शन जब हम I2 गैस के साथ करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साम्य स्थिरांक यानी Kp का जो मान होगा वो आपको किस पर निर्भर करेगा, Kp डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी Kp का मान जो होगा वो किस पर निर्भर करेगा, वही आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होंगे इस केमिकल एक्शन का वह किसके बराबर होगा। ये केमिकल एक्शन आपको यही है जो नीचे हमने लिख दिया है। ठीक है, वो किस पर डिपेंड करेगा, तो वो आपको पूर्ण दाब पर कह रहा है कि टोटल प्रेशर पर डिपेंड करेगा, नहीं किस पर, उत्प्रेरक पर यानी कैटलिस्ट पर नहीं करेगा, टेम्परेचर पर नहीं करेगा, किस पर करेगा, तो जो इसमें सॉल्यूट पाया गया है, जो इसमें विलय पाया गया है, तो विलय के संख्या पर अनुशंख गुण या कोलाइडी गुण जो होता है, केमिकल रिएक्शन का जो भी प्रॉपर्टीज है वो प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। इसमें किस पर डिपेंड करता है, तो सॉल्यूशन में मैंने बताया है विलियन में कि जो कोलाइडी गुण होते हैं किसी भी विलियन का वो डायरेक्ट आपका किस पर डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट पर नहीं करता है, यानी विलय के कैसा प्रकृति है उस पर निर्भर नहीं करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर निर्भर नहीं करेगा, विलायक के प्रकृति पर भी निर्भर नहीं करेगा, उसका टेम्परेचर क्या है, उसका प्रेशर क्या है, उसमें कैटलिस्ट क्या लिया जा रहा है, तापमान, दाब या फिर उत्प्रेरक किसी पर निर्भर नहीं करता है। वो निर्भर किस पर करता है, तो जो आपके विलय लिए गए हैं, जो आपके सॉल्यूट लिए गए हैं उसके नंबर्स पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, उसके नंबर्स पर, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, जो भी टर्म हो जिस फॉर्म में उसको लिया गया है। तो यहाँ पर आपका H2 क्या है, मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर I2 क्या है, मॉलिक्यूल्स है। तो H2 I2 के मॉलिक्यूल्स का संख्या जितना ज़्यादा बढ़ाइएगा ये केमिकल रिएक्शन में उतना ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और Kp का मान डायरेक्ट किस पर डिपेंड करेगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ H2 एंड I2,
किसकी मात्रा पर, तो H2 और I2, इसके मोल का संख्या, परमाणु का मोल का संख्या बढ़ा दीजिएगा तब बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल्स का संख्या बढ़ा दीजिएगा तब भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल और बेस्ट क्वेश्चन था। आगे अच्छा न्यूमेरिकल है। देखो क्या है अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्या है, कहता है कि किसी विलियन में, आपके पास क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी विलियन में 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, विलियन की मोलरता बताइए। तो मोलरता मैंने पढ़ाया था आप लोग को, याद होगा, नहीं पढ़ा होगा तो सीधा मोलरिटी आप लोग को पढ़ाए हैं। मोलरिटी को सीधा जाके खोलिए, लगभग 40 से 50 मिनट में 20 से 30 क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट आपको दे दिया गया है। तो मोलरिटी होता क्या है, तो मोलरता क्या होता है वो आप पहले जान लीजिए कि मोलरता होता क्या है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मोलरता क्या होता है आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं कि विलय के मोलों की संख्या, किसके मोलों का संख्या, तो विलय के मोलों का संख्या, विलय के मोलों का संख्या बट्टा विलय के मोलों का संख्या, और बट्टा क्या हो जाएगा, तो बट्टा आपको वॉल्यूम किसका, विलियन का वॉल्यूम, किस में, लीटर में, विलियन का वॉल्यूम लीटर में। यही तो फार्मूला होता है, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड व्हाट, क्या, मोलरिटी होता है। मोलरिटी, मोलरता क्या होता है, विलय के, यानी 1 लीटर विलियन में विलय के कितने मोल उपस्थित हैं, वही किसको दिखाता है, मोलरता को दिखाता है। तो डायरेक्ट आप फार्मूला लगा सकते हैं और आपको इसमें से डिसाइड करके बताना होगा क्या होगा। तो मोलरता आपको पूछ रहा है, मोलरता को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये डाल दिए। विलय का मोलों का संख्या, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट बट्टा मोलर वेट, गिवन वेट बट्टा मोलर वेट। आपके पास यहाँ पर क्या है, तो 200 ml विलियन का वॉल्यूम कितना दिया गया है, 200 ml, और 2 ग्राम उसमें NaOH मिलाया गया है। तो यही आपका क्या है, तो यही आपका विलय है, यही क्या है, विलय है। तो सोडियम का मास कितना होता है वो आपको जानकारी में होना चाहिए। सोडियम का कितना होता है, 23 होता है। ऑक्सीजन का कितना हो गया, तो 16 हो गया। हाइड्रोजन का कितना हो गया, 1 हो गया। NaOH को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, यानी M का मान आपको निकल गया कितना, 40। अब वेट कितना दिया गया है, 2 ग्राम, तो 2 बट्टा क्या लिख देंगे, 2 बट्टा 40 लिखेंगे, कट के कितना आ जाएगा, तो 1/20। तो ये आपका नंबर ऑफ मोल्स, विलय का नंबर ऑफ मोल्स आ गया। तो ऊपर में डाल दो कितना, 1/20 को ऊपर में डाल दीजिए, आ गया। अब आपको क्या निकालना है, वह वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर में। वॉल्यूम कितना दिया है, तो 200 ml आपका वॉल्यूम दिया गया है, कितना ml, 200 ml आपको वॉल्यूम दिया गया है। इसको लीटर में चेंज कीजिएगा तो 1000 से आपको क्या करना होगा, भाग दे देना होगा। जैसे ही 1000 से आप भाग देंगे वैसे ही आपका क्या आ जाएगा, तो 0.2 लीटर आ जाएगा, कितना, 0.2 लीटर। तो यहाँ पर डाल देंगे 0.2 लीटर, यहाँ पर डाल देंगे 0.2 लीटर, बात खत्म हो गया। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, अब इसको सॉल्व कर देना है। जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास 1/20 नीचे आएगा और नीचे में 0.2 आएगा, इसको उड़ा दीजिएगा, ऊपर में 10 आ जाएगा। ये इससे कट गया, आया कितना, 1/4, डिवाइड कीजिएगा 1/4 यानी 0.25, 0.25 कितना आ गया, तो 0.25, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 0.25 आ गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। आगे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये भी आपको बिहार बोर्ड में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था। यूपी बोर्ड वाला घबराइएगा नहीं, आपका भी बहुत सारा क्वेश्चन हम लेके आए हैं, आगे परोसा गया है, वो भी आपको बताएगा। झारखंड का भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, तो आगे देखेंगे वो भी क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन जो आपको दिखाया गया है, कह रहा है कि सांद्रण व्यक्त करने की किस विधि में विलयन की सांद्रता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल थ्योरी का क्वेश्चन है और वो आपको तब बनेगा। मैंने केमिस्ट्री का क्वेश्चन इससे पहले भी आप लोग को पढ़ाया था, तो पहले ही सिखा दिया था कि केमिस्ट्री के विषय में कुछ जानना है तो सबसे पहले टर्म के मीनिंग को समझो कि क्या कहता है। दूसरा चीज, जो आपको केमिकल का टर्म दिया जाता है उसके फॉर्मूला को जानिए, और फॉर्मूला जानने के बाद भी उसके विषय में आप तब कुछ बता सकते हैं जब उस फॉर्मूला में इस्तेमाल किया हुआ जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जो एटम्स होता है, जो आयंस होता है, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को आपको जानना होगा। ठीक है, जब उसको जानिएगा तो उसके विषय में सब चीज आप जान जाइएगा, और जैसे ही जान जाइएगा तो उसी से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपके सामने 4 यहां पर दिया हुआ है, 4 आपको क्या दिया है, सांद्रण का टर्म, ये सारे के सारे कंसंट्रेशन टर्म है। वैसे हम आपको कंसंट्रेशन टर्म 10 से ज्यादा पढ़ाए हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज पढ़ाए हैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ाए हैं, वॉल्यूम
वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज पढ़ाए हैं, नहीं उसके बाद आपको मोलरिटी पढ़ाए हैं, मोलैलिटी पढ़ाए हैं, मोल फ्रैक्शन पढ़ाए हैं, पीपीएम पढ़ाए हैं, पीपीबी आपको पढ़ाए हैं। इतना ही नहीं, आपको फॉर्मेलिटी पढ़ाए हैं, नॉर्मेलिटी पढ़ाए हैं, ये सारे टर्म हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन क्या है, मोलरिटी। मोलरिटी का मतलब क्या होता है, मोलरता। मोलरिटी का मतलब क्या होता है, मोलरता। और यहाँ पर फॉर्मेलिटी का क्या मतलब होता है, तो फॉर्मलता होता है। अब आपको क्या करना होगा कि इन चारों में आपको बताना क्या है कि कौन सा ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, तापमान पर निर्भर नहीं करता है। तो तापमान पर कौन नहीं निर्भर करता है, तो आपको इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले सबका फॉर्मूला जाना होगा। तो ये चारों के चारों जो आपका मोलरिटी है, हम आपको बता दें कि मोलरिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी विलियन का जो सॉल्यूशन होता है। तो मोलरिटी में आपको क्या आता है, तो मोलरिटी में आपका वॉल्यूम आता है। मोलरिटी किससे रिलेटेड है, तो वॉल्यूम रिलेटेड है। बस इतना ही से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। ये आयतन से संबंधित है। फॉर्मेलिटी भी आपका क्या है, तो आयतन से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, आयतन संबंधित है, ठीक है, आयतन संबंधित है। उसके बाद आपका नॉर्मेलिटी भी क्या है, तो ये भी हम आपको पढ़ाए हैं, तो ये भी आपको वॉल्यूम रिलेटेड है। ये भी क्या है, तो वॉल्यूम से रिलेटेड टर्म है। तो ये भी आपको आयतन से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, आयतन से संबंधित आपको ये भी है, ठीक है, ये भी आपको आयतन से संबंधित है। लेकिन ये जो मोलरिटी, मोललता जो आपका दिया गया है मोलैलिटी, ये आपको मास रिलेटेड है। ये कौन सा रिलेटेड है, ये मास रिलेटेड है, यानी द्रव्यमान से संबंधित है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारा वॉल्यूम क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो आपका मोलरिटी या फिर वॉल्यूम से रिलेटेड जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जितना भी टर्म है, तो जैसे ही यहाँ पर हमने बताया कि तापमान को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम हमारा बढ़ जाएगा। कोई भी चीज़ टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो उसके बीच के जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो आपके होते हैं, जो आपको तरह तरह के विभिन्न तरह के बंधन से जुड़ा होता है, जैसे आपको इंट्रामॉलिकुलर फोर्स हो गया, इंटरमॉलिकुलर फोर्स हो गया, वांडर वाल फोर्स हो गया, लंदन फोर्स हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया, इन सब प्रकार के बंधन से जो जुड़ा होता है, जब हम टेम्परेचर को देते हैं तो ये बॉन्ड कमजोर हो जाता है और ज़्यादा टेम्परेचर देने के बाद इसके बंधन ब्रेक कर जाते हैं। इसके बंधन क्या होते हैं, टूट जाते हैं। जैसे ही इसके बंधन आपको ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने के बाद, कलम गिर गया था, ब्रेक करने के बाद क्या सिचुएशन आता है कि जब ये टूटेगा, ब्रेक करेगा तो इसके मॉलिक्यूल्स फैलते हैं, एक दूसरे से फैलेंगे। जब इसका मॉलिक्यूल्स फैलेगा तो फैलने के बाद उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वही कहानी होगा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो आपको नॉर्मेलिटी हो गया, उसके बाद फॉर्मेलिटी हो गया और मोलरिटी हो गया। ये तीनों का तीनों घट जाएगा। ये तीनों का तीनों क्या हो गया, घट गया। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी और मोलरिटी ये तीनों प्रभावित होता है। क्यों प्रभावित होता है, क्योंकि टेम्परेचर आयतन वॉल्यूम को प्रभावित करता है और ये तीनों वॉल्यूम से रिलेटेड है। मास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पूछ रहा था कि तापमान में परिवर्तन होने पर इसमें से कौन सा सांद्रण विधि जो है या कौन सा सांद्रण पद जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आपको परिवर्तन किसमें नहीं होगा, मोललता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसलिए आपको समझ में आ गया होगा, आ गया समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी आपका क्या है, तो वन टॉप गुणज का है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा 0.1 m मोलरिटी का टर्म है बेटा, कैपिटल M से मोलरिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। 0.1 m BaNO3 होल टू विलियन के लिए वन टॉप गुणज का मान आपको दिया गया। वन टॉप गुणज 2.74 है। तो कहता है कि वियोजन की मात्रा होगी, वियोजन और संयोजन। वियोजन मतलब क्या, विखंडित करना, तोड़ना, और संयोजन मतलब क्या, जुड़ना। तो वियोजन में I का मान 1 से बड़ा होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपके पास सॉल्यूट क्या दिया हुआ है, सो ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूट है आपका BaNO3 होल 2 आपका दिया गया। आपको इसको क्या करवाना है, तो वियोजन करवाना है इसका। तो हम मान लेते हैं कि इसको 100% वियोजित करवा देते हैं। 100% वियोजित करवाइएगा तो ये टूटेगा, किस में टूट जाएगा, तो ये टूट जाएगा आपको Ba2 प्लस में और 2NO3
माइनस में, 2NO3 माइनस में, इसमें टूट जाएगा। ठीक है, आपको ये आयंस के फॉर्म में आसानी से ब्रेक कर जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, बैलेंस कीजिए। तो बैलेंस करने के लिए ये 2 है, ये 2 दिया हुआ है 1 1, तो यहाँ ये बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस संतुलित अभिक्रिया, आपको ऑलरेडी ये संतुलित अभिक्रिया है। ठीक है, अब आपने देखा आपने क्या कि पहले मान लीजिए कि शुरू में यहाँ पर कहानी आप देखेंगे तो शुरू में ये अकेले था, इनिशियल यानी प्रारंभ में आप देखिएगा तो आपको कितना था, ये अकेले था। ठीक है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो रिएक्शन में हमारे पास केवल रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट 0 था। गेहूं पिसवाने गया, हमने पढ़ाया था सॉल्यूशन में, तो बताए थे कि गेहूं पिसवाने जाते हैं, जब तक मिल में नहीं रखा जाता है गेहूं जितना होता है उतना ही आटा नहीं बनता। तो ये 0 1 है, ये 0 है, ये 0 है। लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट में कुछ समय के बाद आप देखेंगे, जब साम्य अवस्था की स्थिति आएगी वहाँ पर आप चेक करेंगे तो इसमें से ये अल्फा घटेगा। कितना घटेगा, तो गेहूं अगर 5 किलो घट गया तो आटा 5 किलो बनना ही बनना है। तो आटा में जो जो सब्सटेंस उसमें मिला होगा सब उतना ही बनेगा। तो ये आपको केमिकल रिएक्शन से पता चलेगा। ये 1 में से अल्फा घटा तो ये 1 टूटा था तो ये 1 बना था, तो कितना अल्फा बन गया। ये 1 टूट रहा था तो ये 2 बन रहा था, यानी ये जितना टूट रहा है उससे डबल ये बन रहा है। तो यहाँ से अल्फा घट रहा है तो ये कितना बनेगा, 2 अल्फा बनेगा। और आई का मान क्या होता है, वानटॉप ने बताया था, आई बराबर क्या, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, यानी वियोजन के बाद या वियोजन या संयोजन के बाद कितने टोटल नंबर ऑफ विलय के कण है। तो वियोजन और संयोजन के बाद कितना कण है, तो 1 माइनस अल्फा, यहाँ 2 अल्फा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन पहले कितना था, तो 1 प्लस 0 यानी 1 प्लस 0 ये आपको पहले था। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया, तो यहाँ से आ गया आई बराबर क्या, ये अल्फा ये कट गया, यहाँ से क्या आया 1 प्लस 2 अल्फा आ गया। आई बराबर हमारे पास 1 प्लस 2 अल्फा आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन में कहता है कि वियोजन की मात्रा होगी, यानी वियोजन का मात्रा यानी अल्फा का मान निकालना है। किसका मान, अल्फा का मान। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज दिया हुआ है, वानटॉप गुणज आई का मान दिया हुआ है। अब आपके पास छोटा सा इक्वेशन है, यानी आई बराबर क्या, आई बराबर 1 प्लस 2 अल्फा है, और यहाँ से आई का मान दे दिया है 2.74, 1 को इधर लाओ तो -1 इज इक्वल टू क्या, 2 अल्फा। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1.74 अपॉन कितना 2। अब इसका परसेंटेज निकालना है तो ये डेसिमल को उड़ा दो, नीचे क्या कर दो तो 100 आ जाएगा। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देना होगा, इतना परसेंटेज हो गया। 100 से 100 कट गया, 2 से डिवाइड कर दो, 87%, यानी क्या 87% आपको वियोजित होगा। कितना, तो 87% यहाँ से वियोजित होगा। नो डाउट कि आपको समझ में नहीं आया होगा। ये भी आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन था, विलियन का ही क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। आगे बढ़ा जाए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो अपलोड करेंगे वीडियो, वो सारा वहाँ से देख देख के समझेगा एक एक चीज। नेक्स्ट आगे देखिए क्या कहता है कि 5% केन शुगर, 5% केन शुगर अनुभार आपको इतना दिया हुआ है। मैंने पहले भी चर्चा किया था पहला नंबर क्वेश्चन में। आइसोटोनिक है, कैसा है आइसोटोनिक, तो याद करो मैंने बताया था कि सॉल्यूशन जो होते हैं, सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर के हिसाब से जब हम सॉल्यूशन को डिवाइड किए थे तो वेपर प्रेशर के हिसाब से 3 प्रकार का सॉल्यूशन आया था, वाष्प दाब के हिसाब से 3 प्रकार का आया था। कौन कौन, वो याद कीजिएगा, हमने बताया था। एक आपको आइसोटोनिक था, दूसरा आपका हाइपोटोनिक था, और तीसरा आपको हाइपरटोनिक था। तीसरा आपको क्या था, हाइपरटोनिक था। ये 3 प्रकार आपको दर्शाए गए थे। आइसोटोनिक यानी वैसे 2 सॉल्यूशन जिसका वेपर प्रेशर समान होता है। हाइपो का मतलब होता है कम, वैसे 2 सॉल्यूशन जिसमें एक का वेपर प्रेशर कम हो दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और हाइपरटेंशन, नाम सुना होगा, हाइपरटेंशन यानी बहुत ज़्यादा तनाव में आना। तो हाइपरटोनिक का मतलब क्या हुआ, 2 सॉल्यूशन जिसमें एक का वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो। तो ये 3 प्रकार आपको बताया गया था। तो यहाँ क्या दिया हुआ, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब हुआ कि सेम वेपर प्रेशर वाला, जिसका वाष्प दाब क्या होगा, समान होगा। एक आपको 5% केन शुगर दिया गया है, दूसरा आपका 1% घोल किसका है, एक्स का है। तो एक्स का अनुभार पूछ रहा है कि क्या होगा, इतना ही हमको जानना है। ये चीज़ तो मैंने समझा दिया। एक चीज़ और मैं आपको समझाता हूँ, वो आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये 5% का मतलब क्या होता है, ये 1% का क्या मतलब होता है, नहीं समझेगा तो एक भी न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। तो 5% अगर कहीं दिया हुआ है वेट बाय वेट, 5% अगर वेट बाय वेट दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 ग्राम आपको विलय पदार्थ 100 ग्राम
100 ग्राम किस में, तो 100 ग्राम विलायक में उपस्थित है। 5 ग्राम विलय पदार्थ 100 ग्राम विलायक में उपस्थित है, जो आपको काम में कहाँ आता है, तो मोललता जब पढ़ते हैं, मोलेलिटी वहाँ पर काम में आता है। और यहीं पर आपको अगर कहीं दिया हुआ है कि 5% वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि 5 ग्राम आपको विलय जो होगा सॉल्यूट, वो आपको 100 ml सॉल्यूशन में उपस्थित होगा। कितना, या 100 ml आपको विलायक में उपस्थित होगा। ये आपको दिमाग में रखना होगा। तो चलिए उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। दोनों आइसोटोनिक है, इसका मतलब क्या, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर जो परासरण दाब होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। काहे बराबर होगा, ये इसीलिए बराबर किए हैं क्योंकि सॉल्यूशन हमारा आइसोटोनिक है। मैंने अभी यहाँ पर बता दिया है कि यहाँ पर आपको तीनों का कहानी यहाँ पर हम दिखा दिए हैं कि अलग अलग क्या होता है, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें दोनों का वाष्प दाब कैपिटल पाई कैपिटल इसके बराबर होगा। इसमें एक का वाष्प दाब जो होगा वो आपका क्या होगा, पाई 1 आपको पाई 2 से छोटा होगा, और इसमें पाई 1 क्या होगा, पाई 2 से बड़ा होगा। ठीक है, बस यही कहानी आपको दिमाग में रखना है जो हम बताएं, और नीचे 2 कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब इसके बाद टेम्परेचर और प्रेशर दोनों समान होगा, दोनों एक जगह रखा गया है, एक ही कंडीशन में रखा गया है, तो टेम्परेचर प्रेशर में कोई अंतर नहीं होगा। तो पाई का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पाई बराबर क्या होता है, तो mRT होता है। पाई बराबर mRT, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, mRT। आपको चेंज क्या करेगा वो ध्यान देना है। तो इसमें आपको चेंज क्या करेगा, तो यहाँ पर ये M1 हो जाएगा, यहाँ पर ये M2 हो जाएगा। क्योंकि विलय के पदार्थ अलग अलग हैं, तो इसका जो M1 और M2 जो आपका दिया गया है, M1 और M2 क्या होता है, तो यहाँ पर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ये M1 जो है वो आपका पाई बराबर mRT जो हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ मोल्स बटा वॉल्यूम किसको शो करता है, मोलैरिटी को शो करता है। तो दोनों का मोलैरिटी चेंज कर जाएगा, मोलरता चेंज कर जाएगा, टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहेंगे, समान रहेंगे। तो जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, R से कट जाएगा, T से कट जाएगा, कट गया। हमारे पास आया क्या, तो M1/M2। अब ध्यान से देखिएगा करना क्या है, M1/M2 ने M1 बराबर M2 कर दो। M1 इधर रखो और M2 को किधर लिखो, इधर लिखो। अब M1 M2 तो मोलरिटी बराबर क्या होता है, फटाफट फॉर्मूला लगा दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, लीटर में। यहाँ पर भी क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, किस में, लीटर में। ठीक है, यह आपको हो गया। अब यहाँ पर क्या कीजिए, तो फटाफट आप फॉर्मूला को डालिए, वैल्यू को डालिए, निकालिए। नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, गिवन वेट बट्टा मोलर वेट, गिवन वेट बट्टा मोलर वेट। तो आपको केन शुगर जो दिया गया है वो कितना है, तो 5 दिया गया है, तो 5 ग्राम। और केन शुगर का मोलर वेट कितना दिया गया है, तो 342। तो केन शुगर का कहानी हो गया भाई। ये कितना होगा, तो 100 ml। 100 ml को लीटर में चेंज कीजिएगा तो 1000 से भाग दीजिएगा। लेफ्ट साइड का कहानी खत्म हो गया, राइट साइड की ओर बढ़िए। राइट साइड में आपका क्या दिया गया है, तो 1% घोल है, तो 1% है, इसका मतलब क्या, 1 ग्राम ही दिया गया है। मोलर वेट एक्स का नहीं पता है, तो एक्स का मोलर वेट m मान लेते हैं, और ये भी परसेंटेज में है, तो ये भी कितना होगा, 100 ml। तो 100 ml बटा क्या हो जाएगा, 1000। तो ये इससे आपका कट ही गया। आया क्या आपके पास, तो इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ आ गया 5/342, और इधर आ गया 1/m। तो यहाँ से किसका मान निकालना है, m का। तो m बराबर क्या हो जाएगा, 342 अपॉन क्या हो जाएगा, 5। 342/5। इसको डिवाइड कीजिए, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, और 5 4 जा 20, यानी 68.4%। 68.4% या 68.4 परसेंटेज नहीं दिया है, तो वैल्यू आपको किस में होगा, 68.4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, 68.4। कितना आ गया, 68.4 आ गया। ठीक है, अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। BACB 2012 में, बिहार बोर्ड में 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत को डालिए। क्या कहता है, रक्त तथा खून का कहानी है, रक्त तथा वह विलयन जिसमें रक्त कोशिकाएं समान रहती है। तो बेटा रक्त कोशिकाएं समान किस में होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होगा उसमें क्या होगा, विलय के जो कण होंगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, विलय के कणों में परिवर्तन नहीं होगा। जब विलय के कणों में परिवर्तन नहीं होगा तो 4 गो जो अनुसंख गुण आपको, या कोलाइडी गुण या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम आपको बताए थे, उन चारों में कहीं से कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वो विलयन आपका क्या होगा, आइसोटोनिक होगा। तो ब्लड में जो ब्लड सेल्स पाया जाता है वो आपको विलय के कण होते हैं। ब्लड में जो ब्लड सेल्स पाया जाएगा, यानी रक्त में जो रक्त कोशिका पाया जाता है वो आपको विलय पदार्थ होता है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी सॉल्यूशन आपको आइसोटोनिक होगा, समपराशरी। ठीक है, आ गया समझ में।
ये आपको क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या कहता है, ए तथा बी घटकों युक्त विलयन रॉल्स नियम का पालन करता है। रॉल्स के नियम का पालन करेगा, ए और बी रॉल्स के नियम का पालन करेगा। तो मैंने आपको बताया था, याद होगा, मैंने थ्योरी में आपको रॉल्स लॉ जब पढ़ा रहे थे वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से समझाए थे कि 1 लीटर सॉल्यूशन में या 1 लीटर कोई लिक्विड में दूसरा 1 लीटर किसी लिक्विड को अगर मिला देते हैं, ठीक है, हो सकता है कि 1 लीटर पानी में हम 1 लीटर दूध को मिला दें तो 1.5 लीटर 2 लीटर नहीं आए, 2 लीटर से कम आ जाए, 2 लीटर से ज़्यादा भी आ सकता है, और 2 लीटर तो आ ही सकता है, कहीं से कोई दिक्कत है। तो ये डिपेंड किस पर करता है, तो रॉल्स के नियम में हमने बताया था कि अगर 2 लिक्विड आपको लिया गया है, 2 सब्सटेंस लिए गए हैं, एक 1 लीटर है और दूसरा भी 1 लीटर है, और दोनों को जब आपस में आप मिला दीजिएगा, दोनों को जैसे ही आपस में मिलाइएगा तो 1 का 1 लीटर मिलके कितना लीटर बन जाएगा, 2 लीटर। और ये केवल तब संभव होगा जब मैंने 2 3 4 कॉन्सेप्ट आपको वहां पर दिखाया था। ये दोनों तब संभव होगा जब ए के बीच जो अंतरा आणविक बल था, ठीक है, और बी के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थे, और ए और बी जो आपस में बने उसके बीच जो अंतरा आणविक बल था, वो तीनों अगर समान हो जाता है तो वो रॉल्स के नियम का पालन करता है। मैंने बताया था जो वेपर प्रेशर ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है वो अगर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के बराबर आ जाता है, इट मीन्स कि वो रॉल्स के नियम का पालन कर रहा है, इट मीन्स कि वो रॉल्स के नियम का पालन कर रहा है। तो वेपर प्रेशर का क्रिएशन फ्री मॉलिक्यूल से होगा, अब वो बॉन्ड पर डिपेंड करेगा। तो पहला दिया हुआ है कि ए बी आकर्षण बल ए तथा बी आकर्षण बल से अधिक होगा। जब ए बी का आकर्षण बल बढ़ जाएगा, ए और बी का कम होगा, तो पहले ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा, बाद में कम जाएगा, तो वॉल्यूम दोनों का समान नहीं होगा, यानी आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है ए बी का आकर्षण बल ए और बी आकर्षण बल से कम हो जाएगा। जब आकर्षण बल इसका कम हो जाएगा तो ये 1 लीटर लीजिएगा, ये 1 लीटर लीजिएगा, बनना चाहिए 2 लीटर, ये 2 लीटर से ज़्यादा बन जाएगा। क्या है, फोर्स कमजोर है तो मॉलिक्यूल से एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। अणु जब एक दूसरे से दूर हो जाएगा तो ज़्यादा जगह को छेक लेगा, पहले कम जगह में था, अब ज़्यादा जगह में, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये भी ऑप्शन नहीं होगा। रॉल्स के नियम में न वॉल्यूम बढ़ेगा और न वॉल्यूम कमेगा, बिल्कुल समान रहेगा। ए बी का आकर्षण बल ए तथा बी के आकर्षण बल के समान होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सही है कि जो आकर्षण बल ए के बीच होगा और बी के बीच होगा, वही अगर ए बी के बीच होगा तो जितना वॉल्यूम आपको पहले था 1 लीटर, ए का 1 लीटर ले लेते हैं, बी का 1 लीटर ले लेते हैं, तो ए बी का भी कितना आएगा, 1 मिलाइएगा तो 2 ही लीटर आएगा। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन था, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या कहता है कि 234.2 ग्राम आपको चीनी के घोल है, चीनी का घोल आपको दिया गया है जिसमें 34.2 ग्राम आपका चीनी है। तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा वो आपको बताना है। घोल का क्या निकालना है, तो मोलर कंसंट्रेशन जो होगा घोल का वो आपको बताना है। तो मोलर कंसंट्रेशन घोल का निकालिएगा, तो मोलर कंसंट्रेशन जो घोल का आप निकालिएगा तो वो क्या होगा, तो डायरेक्ट हम निकाल देते हैं। मोलर कंसंट्रेशन आप घोल का अगर निकालिएगा तो मोलर सांद्रण जो होगा आपका घोल का वो क्या होगा वही आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको निकाल देता हूँ मोलर सांद्रण क्या होगा। वैसे इससे संबंधित क्वेश्चन तो हम लोग किए हैं पहले भी। तो मोलर कंसंट्रेशन यानी विलय के मोलों का संख्या, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी नंबर ऑफ मोल्स किसका, तो विलय के मोलों का संख्या आ बट्टा वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, किस में, तो लीटर में, वॉल्यूम सॉल्यूशन में लीटर में। तो विलय का मोलों का संख्या क्या होगा, तो गिवन वेट बट्टा मोलर वेट, गिवन वेट बट्टा मोलर वेट, यानी दिया गया भार बट्टा आणविक भार, इसका वॉल्यूम किसका, तो सॉल्यूशन का, किस में, तो लीटर में। ये आपको निकाल देना है। तो भार कितना दिया गया है भाई, तो 34.2 दिया गया है। ठीक है, और चीनी का मोलर वेट कितना होता है, तो 342 होता है। यह आपको दिमाग में रखना होगा, 342 से पहले भी क्वेश्चन में किए। अब बट्टा लीटर में आपका वॉल्यूम लिखना है, तो वॉल्यूम आपको क्या कीजिएगा, तो इसमें से 232 ग्राम चीनी का घोल था, तो इसमें से द्रव का जो होगा वो आपको घटा लीजिएगा। तो इसमें से 234.2 ग्राम में से कितना चीनी है, तो इतना चीनी मिला हुआ है, तो चीनी को बाहर कर दीजिए। तो बाहर करने के बाद कितना आ जाएगा, तो 200 ग्राम आ जाएगा। नॉर्मल डेंसिटी जो वाटर का होता है, जो नॉर्मल डेंसिटी आपका वाटर का होता है वह 1 ग्राम पर ml होता है। तो 1 ग्राम में 1 ml, तो 200 ग्राम में 200 ml, तो 200 ml को लीटर में चेंज कीजिएगा, तो 200 ml बट्टा कितना हो जाएगा, 1000। अब इसको क्या करो, सॉल्व करो, तो इसको उड़ाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ 100 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसको काटिएगा तो यहाँ आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, तो ये 2 शून्य इससे कटिएगा, ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर जाने के बाद आपका ये कितना हो जाएगा,
तो ये ऊपर जाने के बाद आपका हो जाएगा कितना, ये आपका नीचे आ जाएगा, ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये 10 10 से कटिए जाएगा, तो बचेगा क्या 1/2 यानी 0.5। कितना आ जाएगा 0.5। मोलर कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा 0.5। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आपको ये भी बन गया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्या कहता है कि निम्न में से कौन हाइड्रोक्साइड जल में अविलय है। जल में अविलय कौन है आपको पूछा जा रहा है। ये सारे के सारे बेटा हाइड्रोक्साइड है, और सारे के सारे जो मेटल आपको दिए गए हैं वो आपको ग्रुप 2 यानी वर्ग 2 का धातु है। ठीक है, वर्ग 2 में आपको ऊपर में बेरिलियम है, नीचे में आपका मैग्नीशियम होता है, उसके बाद कैल्शियम होता है, और उसके बाद बेरियम होता है, और तब आपका रेडियम होता है। तो ये ऊपर से नीचे तक आपको मेटल आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि इन चारों में से सब में OH2 लगा हुआ है, ये सब पर पावर क्या आता है तो +2 आता है। सारे के सारे मेटल्स आपको दिए गए हैं, और सबका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, 2 देने का काम करता है सारे के सारे। और एक ही ग्रुप के होने के बावजूद भी पूछ रहा है कि इसमें किसमें जो है सो कौन सा वाटर में सॉल्यूबल नहीं होगा, यही आपसे पूछा जा रहा था। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कौन नहीं होगा वो हम आपको बताते हैं। तो इसमें आपको जो नहीं होगा वो आपको BOH3 आपको वाटर में सॉल्यूबल नहीं होगा, यह आपको वाटर में सॉल्यूबल नहीं होगा, ये आपको जल में विलय नहीं होगा। जल में क्या होगा, नहीं होगा, जल में विलय नहीं होगा। ठीक है, जल में विलय नहीं होगा यानी जल में अविलय होगा, लेकिन यह आपको अम्ल और क्षार में विलय होगा। क्या होगा, अम्ल और क्षार में विलय होगा। अम्ल और क्षार में क्या होगा, क्षार में विलय होगा। ठीक है, यह आसानी से अम्ल और क्षार में क्या हो सकता है, विलय होगा। अम्ल और क्षार में आसानी से मिल सकता है, जल में नहीं मिल सकता है। ये आपको जल में मिलेगा, ये आपको जल में मिलेगा, ये आपको जल में मिलेगा। ठीक है, अब क्यों नहीं मिलेगा, लैटिस एनर्जी के कारण। क्योंकि ड्यू टू लैटिस एनर्जी, किसके कारण, तो लैटिस एनर्जी के कारण। ठीक है, लैटिस एनर्जी के कारण, लैटिस ऊर्जा के कारण। ठीक है, ड्यू टू लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी के कारण ये क्या होता है, नहीं मिल पाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जैसे ही हम लोग ग्रुप में नीचे जाते हैं तो लैटिस एनर्जी घटता है, जैसे ही हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे तो आपको लैटिस ऊर्जा क्या होगा, तो लैटिस ऊर्जा जो होगा, लैटिस ऊर्जा आपका घटेगा, लैटिस ऊर्जा घटेगा, और केटायन के आकार बढ़ेंगे, केटायन के आकार बढ़ेंगे, केटायन के आकार क्या होंगे, बढ़ेंगे, केटायन के आकार बढ़ेंगे। ठीक है, तो जिसका लैटिस ऊर्जा जितना कम होता है, जिसका लैटिस ऊर्जा नीचे जाने के बाद लैटिस ऊर्जा घटता है, तो लैटिस ऊर्जा अगर ज़्यादा होगा, लैटिस एनर्जी अगर किसी का ज़्यादा होगा तो वो केमिकली कम रिएक्टिव होता है। केमिकली कम रिएक्टिव होता है, उसको हम बाहर से एनर्जी देते हैं तब उसको रिएक्टिव बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये नहीं मिलता है। ये बाद बाकी सारे के सारे आपको आसानी से जल में घुलनशील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या कहता है कि 1 विलियन में M2 अणुभार का अवाष्पशील विलय उपस्थित है। परासरण दाब के संदर्भ में अणुभार निर्धारित के लिए निम्न में से किस संबंध का प्रयोग किया जाएगा। तो आपको M2 अणुभार वाला अविलय सब्सटेंस पाया गया है। ठीक है, और इसको पाई के टर्म में आपको दर्शा देना है, और 4 फार्मूला दिया गया। तो बेटा ध्यान से देखो, हम फार्मूला पढ़े हैं, पाई बराबर MRT, पाई बराबर क्या पढ़े हैं, तो MRT हमने पढ़ा है, पाई बराबर MRT होता है, ये हम लोग पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपको जो इसके टर्म में M2 के टर्म में, तो M आपका क्या होगा, तो M आपका मोलरिटी होता है। तो हम ऐसा करते हैं कि पाई RT को इधर ले आते हैं, चाहे M बराबर यहाँ से लिख सकते हैं, M बराबर RT बट्टा पाई हो जाएगा, RT बट्टा क्या हो जाएगा पाई। हम RT को M बराबर RT बट्टा के पाई बट्टा RT। एक सेकेंड रुको, थोड़ा गलती कर दिए हैं। M बराबर क्या होगा, तो पाई बट्टा RT हो जाएगा, ऊपर में पाई हो जाएगा, और RT को इधर ले आइएगा तो पाई बट्टा RT हो जाएगा। ठीक है, अब M बराबर क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी विलय के मोलों का संख्या, क्या विलय के मोलों का संख्या बट्टा